तो आइनकोजी के पास कभी राइवल्स की कमी नहीं रही है। रुएन ने उसकी आइडेंटिटी को डिस्कवर करने की कोशिश की थी। नगुमो ने पूरे स्कूल के सिस्टम के थ्रू उसे चैलेंज किया, लेकिन इन सब के बीच एक कैरेक्टर ऐसी थी जिसका आइनकोजी के साथ कॉन्फ्लिक्ट कुछ अलग ही था, आरिसु सकायानागी। आरिसु को सिर्फ ये जानने में इंटरेस्ट नहीं था कि एनकोजी कितना स्ट्रांग है, वो उसे पर्सनली चैलेंज करना चाहती थी और उसके पास इसकी वजह भी थी। वो एनकोजी को एक ऐसे इंसान के रूप में देखती थी जिसके सामने उसकी अपनी इंटेलिजेंस को प्रूव किया जा सकता था, और इसी वजह से उनकी राइवलरी क्लासरूम ऑफ लाइट के बाकी कॉन्फ्लिक्ट से डिफरेंट फील होती है। क्योंकि जब आरिसु एनकोजी के सामने खड़ी होती थी, सवाल सिर्फ ये नहीं होता था कि कौन जीतेगा, सवाल ये रहता था अगर एनकोजी के सामने कोई ऐसा इंसान हो जो उसे जेन्युइनली चैलेंज करना चाहता हो, तो क्या वो भी पहली बार एक रियल कंपटीशन का हिस्सा बनेगा। Why Arisu was different। अब देखो, रुएन एनकोजी को समझना और एक्सपोज करना चाहता था, पहले उसकी आइडेंटिटी फिर उसे टेक डाउन करना। नागुमो अपने तरीके से उसे स्कूल के सिस्टम के थ्रू चैलेंज करता था अपनी पोजीशन यूज करके, लेकिन आरिसु का स्टार्टिंग पॉइंट ही अलग था। उसे एनकोजी के व्हाइट रूम बैकग्राउंड के बारे में पहले से नॉलेज थी। वो कोई ऐसी स्टूडेंट नहीं थी जो धीरे धीरे उसकी एबिलिटीज डिस्कवर कर रही थी। उसे पता था क्या ढूंढना है, इसलिए उसका इंटरेस्ट क्यूरियोसिटी नहीं था, एक टेस्ट था। और आरिसु खुद को नेचुरली टैलेंटेड मानती थी। उसकी इंटेलिजेंस सिर्फ एक स्किल नहीं थी, उसकी आइडेंटिटी का कोर पार्ट था। क्लास में, फैमिली में, हर जगह उसने खुद को इस टैलेंट से डिफाइन किया था। फिर उसके सामने एनकोजी आता है, आर्टिफिशियली ट्रेंड व्हाइट रूम का प्रोडक्ट, जिसे जीनियस बनाया गया था, जो नेचुरली पैदा नहीं हुआ था, और इसीलिए ये आरिसु के लिए पर्सनल बन जाता है। और एक सवाल उसकी क्यूरियोसिटी को कंपटीशन में बदल देता है, क्या एक आर्टिफिशियली ट्रेंड जीनियस सच में नेचुरल टैलेंट से आगे निकल सकता है? अगर हाँ, तो आरिसु खुद कहाँ स्टैंड करती है? आरिसु के लिए एनकोजी को हराना ही इसी सवाल का आंसर था। और यहाँ एक चीज नोट करनी चाहिए जो उसे बाकी राइवलरीज से अलग करती है। रुएन या नागुमो के लिए एनकोजी एक ऑब्स्टेकल था, स्कूल पॉलिटिक्स का, अपनी पोजीशंस का। उनका मोटिव एक्सटर्नल था, लेकिन आरिसु के लिए मोटिव इंटरनल था। ये उसकी अपनी सेल्फ इमेज के बारे में था। अगर एनकोजी जेन्युइनली उससे बेटर निकला तो इसका मतलब था कि उसकी पूरी जिंदगी की आइडेंटिटी मैं नेचुरली गिफ्टेड हूँ एक असम्पशन रहेगी, फैक्ट नहीं। यही चीज उनके कन्फ्रंटेशन को एग्जाम से ज्यादा बना देती है। नेचुरल जीनियस वर्सेस आर्टिफिशियल जीनियस। ईयर 1 का इवेंट सिलेक्शन एग्जाम चेस मैच इस क्वेश्चन को टेस्ट करने का पहला रियल मौका देता है। अब तक आरिसु के पास सिर्फ एनकोजी के रिगार्डिंग कंक्लूजन्स थे, रिपोर्ट्स थे, एक थ्योरी थी जो उसने अपने दिमाग में बनाई थी, लेकिन अब एनकोजी उसके सामने था। गेस करने की उसे जरूरत नहीं थी। एनकोजी भी उसे अंडरस्टिमेट नहीं करता, उसके इंटेलिजेंस को सीरियसली लेता है, एग्जैक्टली वैसे नहीं जैसे वो दूसरे स्टूडेंट्स को ट्रीट करता है। और उनका कन्फ्रंटेशन एक ऐसी सिचुएशन बन जाता है जहां दोनों एक दूसरे को जेन्युइनली मेजर कर रहे होते हैं। कोई ब्लफ नहीं, कोई दूसरे के थ्रू नहीं खेलना, सीधा एक दूसरे के सामने। लेकिन एज वी नो, इस एग्जाम में शिकुशिरो इंटरफेयर करता है और एनकोजी के मूव्स को वो सॉफ्टवेयर के थ्रू चेंज कर देता है। लेकिन बाद में जो रीमैच होता है उसमें एनकोजी जीत जाता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है, आरिसु का पर्पस उसे ऑलमोस्ट हरा देना या उसके लेवल का प्रूव होना नहीं था। एक्चुअल शिफ्ट उसकी अपनी थिंकिंग में आता है। मैच के बाद जिस एनकोजी को वो फॉल्स जीनियस के पर्सपेक्टिव से देख रही थी, ट्रेनिंग का प्रोडक्ट समझ रही थी, नेचुरल टैलेंट का सब्स्टिट्यूट समझ रही थी, उसे वो अब इतनी इजीली डिसमिस नहीं कर सकती। उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है कि एनकोजी जेन्युइनली एक्सेप्शनल है, आर्टिफिशियल होने के बावजूद भी। और यही चीज आरिसु के कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाती है। वो अपनी पहली अजम्पशन को स्टबर्नली डिफेंड नहीं करती, रियलिटी उसके सामने आती है और वो उसे एक्सेप्ट करती है, जबकि उसकी पूरी आइडेंटिटी इस बिलीफ पे बेस थी कि नेचुरल टैलेंट ही असली टैलेंट है। अब एनकोजी उसके लिए सिर्फ व्हाइट रूम प्रोडक्ट नहीं रहता, वो उसके लिए एक जेन्युइन ओपोनेंट बन जाता है। अब इसी चीज को कंपेयर करो होरिकिता के साथ। होरिकिता का आर्क एनकोजी के अराउंड ग्रो करना है, उससे सीखना, उस पर डिपेंड करना, अपनी खुद की ग्रोथ मेजर करना। वो कभी एनकोजी को एक थ्रेट की तरह नहीं देखती है, लेकिन आरिसु देखती थी। यही फंडामेंटल डिफरेंस है। होरिकिता का एनकोजी के साथ रिलेशनशिप कोलैबोरेटिव है, लेकिन आरिसु का एग्जिस्टेंशियल। व्हाई आरिसु मैटर्ड। एनकोजी ने अब तक क्लासरूम ऑफ द लाइट में ज्यादातर अपनी एबिलिटीज हाइड करके रखा था, सिचुएशंस को दूसरे के थ्रू कंट्रोल करता था, अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखता था, जरूरत पड़ने पर ही अपनी एक्चुअल कैपेबिलिटी दिखाता था। इसलिए उसके कॉन्फ्लिक्ट्स का फोकस अक्सर एक सिंपल क्वेश्चन बन जाता है, क्या कोई उसका प्लान समझ पाएगा, उसकी आइडेंटिटी तक पहुंच पाएगा। लेकिन यहाँ पर आरिसु के साथ सवाल थोड़ा अलग था। वो ऑलरेडी उसे सीरियस ओपोनेंट मानती थी, उसे डिस्कवर करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ टेस्ट करने की थी। इसलिए जब वो सामने आती है, व्यूअर्स सिर्फ ये नहीं सोचते थे एनकोजी नेक्स्ट मूव क्या करेगा, बल्कि ये भी सोचते थे कि क्या आरिसु उस मूव को समझ पाएगी या वो भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह रह जाएगी। ये डिफरेंस छोटा नहीं है। जब प्रोटैगनिस्ट ऑलरेडी इतना पावरफुल हो कि उसके अराउंड कोई जेन्युइन थ्रेट ना हो, टेंशन क्रिएट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका उसे हराना नहीं होता, क्योंकि व्यूअर्स ऑलरेडी जानते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है।
कभी बस एक कैरेक्टर चाहिए जो उसके इंटेलिजेंस से इग्नोर करे, उसे सीरियसली ले और फिर भी उसके सामने खड़े रहे अपने पूरी नॉलेज के साथ। आयुषु एग्जैक्टली वही थी। इसी वजह से उसके प्रेजेंस में एनकोजी का कैरेक्टर भी थोड़ा डिफरेंट फील होता था। सिर्फ हिडन मास्टरमाइंड नहीं बल्कि एक कंपटीटर भी। और अगर तुम इसी चीज को नागुमा के साथ कंपेयर करो तो तुम्हें समझ आएगा नागुमा भी एनकोजी को चैलेंज करता है, लेकिन उसका चैलेंज स्ट्रक्चरल है। स्टूडेंट काउंसिल, स्कूल पॉलिटिक्स, पोजीशन का गेम। वो एनकोजी की पर्सनल आइडेंटिटी में इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ पावर बैलेंस में है। इसलिए उनका कॉन्फ्लिक्ट कौन जीतेगा बस इतना ही बन के रह जाएगा और उनमें से कौन बेटर है। लेकिन आयुषु का चैलेंज पर्सनल था, इसलिए जब वो सामने आती थी स्टेक्स भी पर्सनल फील होते थे। सिर्फ एक एग्जाम या एक पोजीशन नहीं बल्कि दोनों कैरेक्टर्स के सेल्फ बिलीफ का। एंटी क्लाइमैक्स। अब यहाँ इस टॉपिक का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात है, ये राइवलरी किसी फाइनल बैटल के साथ खत्म नहीं होती है। ईयर 2 के एंड में आयुषु और रुएन के बीच एक बेट होती है, जो हारेगा वो स्कूल वॉलंटरीली छोड़ के चला जाएगा और एग्जाम के बाद रुएन विनर बन जाता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, एनकोजी ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो रुएन को स्कूल में रहने देना चाहता है और आयुषु हाशिमोटो के एक्शंस और एनकोजी के इनडायरेक्ट सिग्नल्स को कनेक्ट करके उसके इंटेंशन समझ जाती है। उसके बाद आयुषु जानबूझकर रुएन को जीतने देती है और बेट के अकॉर्डिंग आयुषु को खुद स्कूल से विड्रॉ करना पड़ता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आयुषु का डिफीट एनकोजी के अगेंस्ट नहीं था, वो रुएन से हारी। और जिस राइवलरी को हम एनकोजी और आयुषु के बीच एक फाइनल कन्फ्रंटेशन की तरफ जाते हुए देख रहे थे, उसका एंड किसी फाइनल बैटल के साथ नहीं होता। आयुषु बस स्कूल से चली जाती है और इसी वजह से उसकी राइवलरी अधूरी फील होती है। लेकिन आयरनी ये है कि आयुषु का डिफीट एनकोजी के अगेंस्ट नहीं था, वो रुएन के अगेंस्ट हारी है एक एग्जाम में जिसका एनकोजी से कोई सीधा कनेक्शन नहीं था। जिस राइवलरी को क्लासरूम ऑफ द लाइट ने इतनी केयरफुली बिल्ड किया था, जहाँ एक कैरेक्टर जेन्युइनली एनकोजी को टेस्ट करना चाहती थी, उसका कोई फाइनल इंटेलेक्चुअल शोडाउन नहीं आता। और ईयर 2 वॉल्यूम 12.5 में रुएन से बात करते हुए भी आयुषु खुद कहती है कि वो सच में जानना चाहती थी कि एनकोजी आगे क्या करने वाला है। ये क्लियरली दिखाता है कि उसकी क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं हुई है एनकोजी के रिगार्डिंग। अब जरा सोचो इस बारे में, आयुषु ने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, इतनी चीजें फिगर आउट की, अपनी खुद की कोर बिलीफ तक चैलेंज की और उसका एंडिंग एक ड्रामेटिक शोडाउन नहीं बल्कि एक क्वाइट एग्जिट है जिसका एनकोजी के साथ सीधा रिजोल्यूशन नहीं है। किसी नॉर्मल ट्रेवलरी स्टोरी में ये एंटी क्लाइमेटिक लगेगा, लेकिन क्लासरूम ऑफ द लाइट में ये एक्चुअली फिट करता है क्योंकि एनकोजी की पूरी स्टोरी ही इनडायरेक्ट कंट्रोल के बारे में है। वो खुद कभी सामने आकर नहीं जीतता, दूसरों के थ्रू आउटकम सेव करता है। आयुषु का एग्जिट भी वही पैटर्न फॉलो करता है, चाहे वो खुद ये रियलाइज करे या ना करे। काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। अब असली सवाल जो पूछे जाने की जरूरत है, क्या क्लासरूम ऑफ द लाइट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आयुषु का होना जरूरी था? सच कहूँ तो शायद नहीं, क्योंकि रुएन का अपना डायनेमिक है, उसके अपने तरीके हैं, होइकिता की अपनी डेवलपमेंट है, उसका ग्रोथ और डिपेंडेंस के अराउंड। इचिनोसे का रिलेशनशिप कम्प्लीटली अलग है, ज्यादा इमोशनल डायरेक्शन लेता है। लेकिन आयुषु के बिना क्लासरूम ऑफ द लाइट के पास कंफ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए काफी कैरेक्टर्स है, काफी लेयर्स है। एक्चुअली आयुषु के जाने के बाद इचिनोसे और रुएन दोनों के आर्क्स को ज्यादा रूम मिलता है, स्टोरी का फोकस टाइट हो जाता है, कम डिस्ट्रैक्टेड लगता है। तो ये कहना एग्जैजरेशन होगा कि आयुषु के बिना क्लासरूम ऑफ द लाइट में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता है। लेकिन फिर भी उसकी एब्सेंस इतनी नोटिसेबल क्यों लगती है? क्योंकि उसकी वैल्यू कभी एनकोजी को डिफीट करने में नहीं थी, कंपैरिजन में थी। जब आयुषु सामने होती थी, एनकोजी की इंटेलिजेंस को मेजर करने का एक क्लियर ऑनेस्ट रेफरेंस पॉइंट मिलता था। किसी और कैरेक्टर के साथ ये स्पेसिफिक तरह का कंपैरिजन मुमकिन नहीं था, क्योंकि कोई और उसे अपनी आइडेंटिटी के अगेंस्ट मेजर नहीं करता था। और कौन जीतेगा से ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल बन जाता था उस समय, एनकोजी को फाइनली कोई कितना समझ पाएगा। और ये सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं था, क्लास लेवल पर भी एक कंपटीशन था। आयुषु ने 2 साल तक क्लास ए की पोजीशन अपनी क्लास की नंबर 1 रैंक को मेंटेन करके रखा था। दूसरे क्लास लीडर्स से कंपेयर करो इस चीज को, होइकिता, रुएन, इचिनोसे सब अपनी क्लास को ऊपर ले जाने की कोशिश करते रह गए, लेकिन क्लास ए का गैप कभी जेन्युइनली क्लोज नहीं हुआ। और एनकोजी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो मे भी शायद ये जो गैप था वो शायद इतना क्लोज कभी नहीं होता। जब तक आयुषु थी, एक अनस्पोकन गारंटी थी कि अगर कोई भी दूसरी क्लास कुछ प्लान करेगी, आयुषु कुछ ना कुछ काउंटर जरूर करेगी। उसकी प्रेजेंस ही एक चेक थी। उसके जाने के बाद वही क्लास लेवल कंपटीशन बहुत ही ज्यादा फ्लैट फील होने लगता है, क्योंकि अब वो गारंटी नहीं है। और एक बात नोटिस करो, जब ईयर 3 स्टार्ट होने वाला था, हम सब ने क्या सोचा था कि एनकोजी अब होल्ड बैक नहीं करेगा, अब वो बताएगा कि वो कितना बड़ा थ्रेट है। लेकिन उसके बदले हमें मिला क्या? एनकोजी अभी भी खुद को होल्ड बैक कर रहा है। हमने क्या सोचा था, वॉल्यूम 2 या 3 तक एनकोजी टेक ओवर कर लेगा सब कुछ, लेकिन हुआ क्या? इसका उल्टा, एनकोजी क्लास डी बन चुकी है। और इसी वजह से ये राइवलरी हमेशा अधूरी लगेगी। क्लासरूम ऑफ द लाइट ने सिर्फ एक कैरेक्टर लूज नहीं किया, उसने एनकोजी के अराउंड एक पर्टिकुलर राइवलरी को लूज की है, जहाँ कोई उसे जेन्युइनली अपनी पूरी आइडेंटिटी के साथ चैलेंज करना चाहता था। और इसी वजह से जब हम उस फेज को याद करते हैं, उसकी एब्सेंस इतनी लाउड फील होती है। और हम लोग कहते भी है, और बहुत लोग का मानना भी है कि ईयर 3 से बेटर तो पहले लगता था।
और पता है ये एक राइटिंग लेसन भी है, किसी भी ओवरपावर्ड प्रोटैगनिस्ट के अराउंड टेंशन बनाना इजी नहीं होता, क्योंकि व्यूअर्स ऑलरेडी जानते हैं वो हारेगा नहीं। सोल्यूशन उसे वीक दिखाना नहीं होता, सोल्यूशन एक ऐसा कैरेक्टर देना होता है जिसके स्टेक्स पर्सनल हो, जो जेन्युइनली बिलीव करे कि वो जीत सकता है, और फिर देखना कि जब वो बिलीव रियलिटी से टकराता है तो क्या होता है। क्लासरूम ऑफ द एलाइट ने इस फॉर्मूला को आरिसु के साथ एक बार परफेक्टली एग्जीक्यूट किया। उसके जाने के बाद इस स्पेसिफिक फॉर्मूला को दोबारा यूज नहीं किया गया, और यही वजह है कि कुछ रीडर्स को सीरीज सेम लगने के बावजूद कुछ मिसिंग फील होता है। तो ये कुछ रीजंस थे कि आरिसु के जाने के बाद क्लासरूम ऑफ द एलाइट क्यों पहले की तरह नहीं लगती, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ यही रीजंस है, और भी कई रीजंस है, जैसे माइंड गेम्स और साइकोलॉजी को उतना एक्सप्लोर ना करना, स्टिक्स को जेन्युइनली हाई ना रखना, रोमांस पे ज्यादा फोकस करना, ये सब भी मेजर रीजंस में से एक है। लेकिन आरिसु के जाने के बाद जो कंपटीशन का फील कम हुआ है वो भी एक मेजर रीजन है। उम्मीद है बात समझ आ गया होगा तुम लोग को। बाकी अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाला। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर तुम्हारे पास कोई जेन्युइन रीजंस है कि सीरीज चेंज क्यों लग रही है वो भी तुम कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। इसी के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं करता हूँ रैप। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।